नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ है शुभम शर्मा जी, एक जर्नलिस्ट भी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग जो कास्ट सिस्टम की। कास्ट में आपको भी पता है कि जब भी कास्ट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है दलित, लोअर कास्ट और जो SC ST हो गए, OBC हो गए। कोई ब्राह्मण के लिए बात ही नहीं करता, कोई ब्राह्मण की बात ही नहीं कर रहा। थिंग्स फॉर ग्रांटेड चल रही है ऐसा लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्राह्मण पे जो कास्ट सिस्टम का जो अफेक्ट हो रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आज हम उनकी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स है वो भी इसी तरफ जा चुकी है कि जो भी क्राइम ब्राह्मण के अगेंस्ट होता है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अगर दूसरे के लिए होता है तो पूरी पॉलिटिक्स आ जाती है, अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाते हैं और करंट गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है, होम मिनिस्ट्री आ जाती है, सब कोई आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण के नाम पे सब चुप हो जाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और डिटेल जानेंगे कि क्या एक्चुअली में ग्राउंड सिचुएशन है और क्या फेस कर रहा है आज का जनरल कास्ट, अपर कास्ट जो बोलते हैं, वो क्या फेस कर रहा है, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। शुभम जी, थैंक यू वेरी मच शो में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभम जी, ये क्या हो रहा है, यानी एक्चुअली यानी ब्राह्मण्स के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? हम बात तो करते हैं कास्ट सिस्टम की और ब्राह्मण को अपर कास्ट बना रखा है और प्रिविलेज बना रखा है कि आप ब्राह्मण है तो आप बाय बॉर्न ऑडी BMW लेके पैदा हो रहे हैं, ऐसा ही दिख रहा है आजकल। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, और आपके पास कितनी ऑडी BMW है, कितने 4-5 बंगले हैं, ये भी एक बार बता दीजिएगा, नहीं तो वो कोई मानेगा नहीं। मेरे पास बाबा साहब की कृपा से 5 ऑडी और 6 BMW में मेंटेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और एक ज़रूरी विषय को आपने चुना जिस पर आज कोई भी डिस्कस करने से बचता है। आप देखेंगे यूट्यूबर्स जितने हैं या जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ऐसे इश्यूज पे चर्चा नहीं करते जिस पर इन उनको लगता है कि विवाद पैदा होगा, क्योंकि हम लोगों के मन में जब से हम स्कूल हमारे स्कूलिंग हुई उसके बाद हम कॉलेजेस गए तो हमारे मन में एक ऐसी कुंठा, एक गिल्ट बैठा दिया गया है कि जो सवर्णों ने दलितों का शोषण किया, हमें समय समय पर उसकी डोज भी दी जाती है न्यूज़ के माध्यम से। जैसे रायबरेली में अब एक दलित की आप ये मान लीजिए एक तरह से लिंचिंग ही की गई, ठीक है? और उसको लेकिन दलित बनाम सवर्ण बना दिया गया, जबकि उसमें आरोपी दलित हैं, ठीक है? जितने मैक्सिमम आरोपी हैं सब दलित हैं, उसमें राहुल गांधी जी के बार-बार उसको कांग्रेस ने दलित दलित कहा, ठीक है? हमने कई इंसिडेंट भी देखे हैं, हाथरस जैसे इंसिडेंट, प्रेम प्रसंग का मामला उसको जाति उत्पीड़न का मामला बना दिया। ऐसे अनगिनत मामले हमारे सामने आते रहते हैं। ये इसलिए आते हैं ताकि वो जो नैरेटिव उन्होंने बना रखा है उसकी डोज हमको देते रहे और हम भी गिल्ट में रहे और हम इस सब से चर्चा करने से भागे। लेकिन आजकल ट्विटर पे ये बहस बहुत कॉमन हो गई है कि किस तरीके से सवर्णों का उत्पीड़न किया जा रहा है हमको फॉल्स एट्रोसिटी लिटरेचर बेच के। तो कई सारे प्रकरण आपने देखे, और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि हेट्रेड जो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। आप देखेंगे तो अब ये हेट्रेड ग्राउंड पे भी दिखती है। कई सारे इंसिडेंट मैं खुद रिपोर्ट करता हूँ अपने ट्विटर हैंडल पे और यूट्यूब के माध्यम से मैं लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाना संभव नहीं था। मैंने 1 साल किया और मैंने वहाँ पर सीखा कि संभव नहीं है कि हम एकदम से जो है ये सारी चीज़ें कर पाए, ठीक है? तो जी। आपने देखा एमपी का जो मामला था उस वक्त हाईलाइट हुआ, लोगों के अंदर आया भाई हम कहीं पे जाके तो रुकना चाहिए ना। ये सोशल इंजीनियरिंग की जो चीज है जिस पे बातचीत चल रही है, ये कहीं पे तो जाके उत्पीड़न का भाई एक एंड आना चाहिए कि यार अब तुम्हारा हो गया उत्थान, ठीक है? अब तो ब्रेक लगा दो, अब इतने साल हो गए है ना आजादी को। नहीं, इस पे मैं एक चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप पूरा कवर करते हैं, तो ये एक बना रखा है इन्होंने, जैसा मैंने भी अपने ने जो एक फन में मैं बोला था कितनी BMW है, कितनी ऑडी है, बट ये सब मान रखा है कि भाई ब्राह्मण है तो ये प्रिविलेज है, इनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। EWS के नाम पे 10% दे दिया है, बट हम्म, ऐसा जता रहे कि एहसान किया है और उसको भी इलीगली नाम के चल रहे हैं। बट हम्म, ग्राउंड में एक्चुअली में ब्राह्मण्स की क्या सिचुएशन है? क्या वो रियली में प्रिविलेज है या उनकी इनकम वो मिडिल क्लास ही है, और क्या एक्चुअल में वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा।
अब रिजर्वेशन नहीं मिलता तो गवर्नमेंट जॉब में भी डिफिकल्टी होती है, जो भी हाँ। जाना हो वहाँ पे। तो वो क्या एक्चुअली में फेस कर रहा है ब्राह्मण, वो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स पे इसके बाद में आएंगे, बट एक्चुअली में क्या फेस कर रहा है आज। एक्चुअली में तो मैं आपको ग्राउंड की बात बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड पे स्थिति, अभी सुल्तानपुर वाला मामला हम लोगों ने देखा, ठीक है? तो सुल्तानपुर वाले मामले में जब हमने उसको हाईलाइट किया गया, ये सिर्फ ये नहीं कि ग्राउंड पे हेट्रेड फैल रहा है और हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया उससे कैसे एस्केप करता है, आपने देखा कहीं पे आपको उस पर डिबेट होती हुई नहीं दिखेगी, न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ आती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है? वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी ही नहीं। अब सुल्तानपुर में एक लिंचिंग हो गई एक ब्राह्मण की, ठीक है? मैं अभी रिसेंट का मामला बता रहा हूँ, बहुत पुराना लेके नहीं आ रहा, 3-4 दिन पहले। तो उसी के जो परिजन है, जो पोस्टमार्टम कराने से पहले बोल रहे थे कि भाई इनके भाई आ जाएं ताकि सही से पोस्टमार्टम हो जाए, पता रहे, क्योंकि उनके घर में पढ़ा लिखा कोई नहीं था। तो पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन बंद करके उनको पीटना शुरू कर दिया रॉड से। मैं आपको फोटोज दूंगा, वो आप जरूर दिखाइएगा, ताकि क्रुएल्टी का जो ना लेवल जो होती है ना, ग्रेविटी, वो पता चले लोगों को कि किस तरीके से पुलिस काम करती है। तो उनको बंद करके, एसएचओ साहब जो थे उन्होंने थाने में बंद करके, और 4-5 लोग जो उनके घर के थे उनको ही रॉड से पीटा। आप सोचिए कि यार, जो जिसका व्यक्ति मर गया हो, जिसके परिजन शोक में हो, उसको पुलिस न्याय देने की जगह 7-8 लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उस मामले में, इनको पकड़ के पीट रहे हैं कि तो मामला जो ये दबा विक्टिम है, था, ये लोग सोशल मीडिया पे ना जाए। जिनकी हाँ। फैमिली जो विक्टिम था जिनकी फैमिली में डेथ हुई, उन्हीं को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, उनको पकड़ के पीटा। एक होता पकड़ लिया कि आप कंट्रोल, उसको थाने में बंद करके और पीटा। इसकी वीडियोस भी हैं, मैं वीडियोस भी दे दूंगा, फोटोज भी है। मेरे को फोन करके, उसके एक घर का एक लड़का था, वो जानता था कि हम लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं, उसने फोन किया कि बता भैया ऐसा ऐसा मामला हो। मतलब मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार, आज के टाइम पे भी मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा। वो मेरे को फ़ोन करके, मैं, आप बोलेंगे तो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा, आप अगर उसको चला सकें। तो वो मेरे को फ़ोन करके हेल्प माँग रहा है कि ऐसे-ऐसे पीटा गया है, तो पुलिस द्वारा। उसके बाद जब वो प्रकरण मैंने ट्विटर पे डाला, तो सुल्तानपुर पुलिस मुझे धमकाने के लिए मेरा नंबर माँग रही कि भाई कौन है जो ये सब डाल रहा है, ठीक है? कि उसके बाद वो इंसिडेंट वायरल हो गया, जब हमने ये सारी चीज़ें डाली। फ़ेसबुक पे लोग डालने लगे, ट्विटर पे डालने लगे, अलग-अलग हैंडल से डालने लगे, इंस्टाग्राम पे डालने लगे रील्स। तो पुलिस वाले भी देखिए, एक तो मार भी रहे हैं, ऊपर से पत्रकार को धमका रहे हैं कि आप कैसे ये खबर दिखा सकते हैं। तो ये हालत है इस वक्त नॉर्थ इंडिया की। क्योंकि मैं अधिकतर यहीं के केस कवर करता हूँ, तो मैं तो देखता हूँ कि किस तरीके से हेट्रेड बहुत अधिक फैल चुकी है। सिर्फ ये प्रकरण नहीं है, एक सीधी में एमपी में भी मैंने बताया, गोवर्धन पूजा हो रही थी, संजय मिश्रा उनका नाम था, उसको घर से निकाल के उसकी कुल्हाड़ी से वार कर दिया, कुल्हाड़ी पूरा अंदर फंस गई, 4 घंटे डॉक्टर को लगे उस कुल्हाड़ी को निकालने में, और उनकी मौत हो गई। सूरज मिश्रा उनका नाम था, मैंने संजय मिश्रा बोल दिया गलती से। तो उनको इस तरीके से मारा गया। अब सोचिए, आप ना रोल बदल दीजिए। अब आप ये करिए कि वो व्यक्ति दलित था और वो पूजा कर रहा था, और कोई सवर्ण आता और ये लोग नैरेटिव केस चलाते, और मान लो विवाद में वो उसके मारता और कुल्हाड़ी लग जाती। तो ये इस वक्त संसद में जो है ना, सांसद हमारे चर्चा कर रहे होते हैं इनकी। आपको पता है ना कि भाई दलित पूजा नहीं कर सकता, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो सवर्णों को भगवान, उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। और पूरा मतलब नैरेटिव बनाने के लिए पूरा उसकी गिबली वाली इमेजेस बना के कि कुल्हाड़ी लगी हुई है, मतलब पूरा नैरेटिव, और पूरा चलता है, साथ रस में चला। और हमारे वाले, मेरे को नहीं लगता कि मेरे मेरे घर में मेरी फैमिली वालों को ये इंसिडेंट पता होगा, जबकि मैं रिपोर्ट करता हूँ खुद कि ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ, ठीक है? आपके घर में भी आपकी फैमिली वालों को नहीं पता होगा। वही अगर दलित के साथ होता, तो आप सोचिए इनका इकोसिस्टम कितना तगड़ा है। उसी फॉल्स नैरेटिव, क्योंकि होता नहीं है, तो उसको कितना बड़ा करके दिखा देते हैं। यही जब ये सवर्णों के साथ होता है, ये लोग चुप हो जाते हैं, बोलता नहीं है कोई। नहीं, सही बात है आपकी, ये तो रियलिटी है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें फेक प्रोपेगेंडा भी चलता है। जैसे अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें मैंने एक्चुअली एक वीडियो भी बनाया था, मैं इसको रिपीट करूंगा, कि वो अनुराग कश्यप का, जिसमें उसने ये बोला था ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में, और मैंने उस पे उसको एक्सपोज किया था। तो उसमें मैंने ये न्यूज़ क्लिप भी डाली थी कि साउथ में एक बच्चे को टीचर ने मारा तो उसका सर फाड़ दिया यहाँ से पूरा, उसके बहुत पूरे वो स्टिचेस आए, सब बहुत ज्यादा है, और वो दलित था बच्चा। तो उसमें न्यूज आई कि एक दलित बच्चे को एक कास्टियस टीचर ने मारा, एक दलित बच्चे को अपर कास्ट कास्टियस टीचर ने मारा।
फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो टीचर खुद दलित थी। उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया उस पे, उन्होंने कोई न्यूज में उसको करेक्शन नहीं किया, बस हम्म। वो खाली न्यूज डाल के छोड़ दिया। अब क्या होता है कि जब ये 1 साल बाद 2 साल बाद यही न्यूज को वापस उठा के ये लोग वायरल करवाते हैं और बोलते कि देखो ये रहा प्रूफ, आपने हमको मारा था बच्चों को। तो इस तरह से ये नैरेटिव अनफॉर्चुनेटली होने लगा है। और तो फिर ये देखिए, अभी ब्राह्मण का भी एक अपना सवन अपर कास्ट का मैं बोलता हूँ कि अपना एक महत्व होता है, उनका भी वोट बैंक होता है। तो फिर ये गवर्नमेंट्स क्यों इसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इग्नोर करती है इनको? क्या रीजन हो सकता है? कह रहा हूँ नैरेटिव का गेम जिस हाँ तरीके हाँ। से हमारे देश में चल रहा है, तो पॉलिटिशियंस तक या कहीं पर भी जब न्यूज में दिन भर ये चलता रहेगा दलित का उत्पीड़न हुआ, दलित का उत्पीड़न हुआ, दलित का उत्पीड़न हुआ, ठीक है, और आपको बनना नहीं है वोट बैंक। आपने बोला है कि मैं उठा रहा हूँ झंडा एक पार्टी का या एक अपने धर्म का, और मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा पूरे साल भर मेरी कम्युनिटी के खिलाफ और मतलब मेरी मतलब उससे मेरा पूरा भविष्य असुरक्षित है, उसके खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते वोट बैंक, हमारी पॉपुलेशन कहाँ कम है, वोट बैंक हम लोग बनना ही नहीं चाहते। 30-35% है हम लोग, ठीक है, और इकट्ठा वोट पड़ता है, ओबीसी का इकट्ठा वोट नहीं पड़ता। ओबीसी में बहुत बंटवारे हैं, दलितों का इकट्ठा नहीं पड़ता, जाटव वर्सेस नॉन जाटव होता है, ओबीसी में यादव वर्सेस नॉन यादव होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, उनमें कई जातियां हैं। अपने यहाँ क्या है, एक साथ पड़ेगा, अगर ब्राह्मण राजपूत बनिए एक साथ ही वोट देते हैं, कहीं देते हैं तो क्या ब्राह्मणों के साथ ये भी है कि ब्राह्मण जहाँ जाता है अपने साथ 4-5 जातियां लेके जाता है, ठीक है। ये एक है कि उसके इन्फ्लुएंस में लोग रह के 4-5 जातियां साथ में जाती हैं वोट देने के लिए। हमने ये दिखा रखा है अन्य पार्टियों को कि भाई हम एक पार्टी से चिपके हैं, तो जब उनको पता है कि आप उनको वोट ही नहीं देते तो वो आपकी बात क्यों करेंगे भाई? या तो आप फ्लोटिंग रहो कि भाई मेरे मुद्दे जो, बाकी जातियां ओबीसी और एससी एसटी फ्लोटिंग है, जो उनकी बात करेगा वो उनके पास जाएगा। क्या ये भाजपा को नहीं पता है कि अम्बेडकर जी की रिडल्स इन हिंदुइज्म करके एक बुक थी? क्या भाजपा को ये नहीं पता कि उनकी 22 कस्में थी, जिसको भाजपा वाले पढ़ भी नहीं सकते, जो बोलते हैं ना कि हम अम्बेडकर और आरएसएस की नहीं। आइडियोलॉजी एक है, आरएसएस के कार्यक्रम में जो बोला जाता है कि भीम स्मृति मानते हैं, मनुस्मृति नहीं मानते, तो उसकी जो 22-21 कस्में हैं अम्बेडकर की, वो ये लोग पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि पहली कस्में इनका जिस पॉलिटिक्स पे ये टिके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते उनको अपने सर पे बैठा रखा है। नहीं, ठीक है, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर रिलीजन को लेके देखें अभी, तो एक ये है कि भाई जो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी पहले ब्राह्मण बनियों की थी, फिर बाद में अभी मैं स्पेसिफिक बीजेपी के आता हूँ और पॉलिटिकल पार्टीज के आता हूँ कि भाई बीजेपी की ब्राह्मण बनियों पे थी। देखिए और जो बीजेपी को अभी एक बात समझ में आ गई है कि ब्राह्मण बनिए कहीं नहीं जाने वाले, ब्राह्मण बनिए राजपूत नहीं, कहीं नहीं ये जाने भी है वाले। बट, हाँ वो है। तो वो आपके लिए क्यों काम करेंगे? हम्म। उनको लगता है जो उनके पास नहीं है उनके लिए काम किया जाए, जो उनके पास कभी आएंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है अम्बेडकरवादी भाजपा को वोट देने लगेंगे? कभी नहीं देंगे। नव भाजपा को वोट देने लगेंगे? कभी नहीं देंगे। मुसलमान भाजपा को वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। मैं आपको एक वो चीज तो है बताना ही। चाहता हूँ कि कांग्रेस बन चुकी है मुस्लिम लीग, और भाजपा बन चुकी है नई कांग्रेस। आप देखिए वो बनने जा रही है आई थिंक। अब बन हाँ रही है, उस हिसाब बनने क्या से। जा रही है, आप बताइए का ये लोग उसका विरोध करते थे। एससी एसटी एक्ट जब अपोजिशन में थे, एससी एसटी एक्ट में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट यही लेके आए, उसमें और चीजें बढ़ा दी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। उसके बाद यही लोग जो है अभी कास्ट सर्वे का, कास्ट सेंसस का बहुत विरोध करते थे, नहीं होना चाहिए, बंटवारा हो जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इनके आपको स्पोक्स पर्सन मीडिया में दिख जाएंगे बोलते हुए। वही लोग अब मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने प्राइवेट रिजर्वेशन जो है उस पर एक रिपोर्ट रखी है, और उसमें कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो तो आप कैसे नहीं बोल सकते कि भाई ये नहीं कांग्रेस नहीं, ये अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस करती थी, ये बात मानते हैं ना, है ना। एग्री, लेकिन इसमें अब एक और चीज है कि जैसे आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, कास्ट हम्म, सेंसस में एक्चुअली एक पार्लियामेंट में 2010 की बात है, सब शायद सुषमा स्वराज जी ने या किसी ने बोला था कि हम्म, 2011 में सेंसस होना था, तो बीजेपी की तरफ से ये आया था कि आप सेंसस करा रहे हो तो कास्ट सेंसस भी कराई दो साथ में। हम्म, तो वो था, फिर बाद में वो लोग 2014 के बाद उनका पॉलिटिक्स चेंज हुआ
और उन्होंने डेवलपमेंट पे और इस तरीके से फोकस ज्यादा किया था, बट फिर लगता है 240 के बाद ये लोग फिर से चेंज हो गए। तो जो इसमें अब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अभी जो गवर्नमेंट गई है 73% रिजर्वेशन कराने के लिए, तो उसमें हम्म, उन्होंने महाजन कमेटी की रिपोर्ट दी है उसमें हम्म, उन्होंने, और 73% का रिकमेंडेशन दिया है। तो आपको क्या लगता है, हम्म। अगर 73% हो जाएगा तो क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा। अभी आंध्र प्रदेश का आपने देखा कि स्टप डाउन हुआ, जी। पहले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से। उसके तेलंगाना बाद का। हाँ, तेलंगाना का, सॉरी, पहले एक ही थे ना, तो अभी भी वो रहता है मेरे में। उसके हाँ बाद जी। अभी ये इससे पहले मराठा रिजर्वेशन नहीं हो पाया। तो आपको कैसे लगता है कि जब वहां पर नहीं लिमिट टूट पाई तो सुप्रीम कोर्ट दो स्टेट के लिए नहीं दे रहा है और आपको दे देगा? नहीं देगा। ये तो सरकार ना अपने आप को ओबीसी हितैषी उसको ही पता है सरकार को वो नहीं होने वाला, लेकिन ओबीसी हितैषी दिखाने के चक्कर में ये इतना नीचे चले गए कि इन्होंने इन एक तो इन्होंने रख लिए पी विल्सन जैसे वकील जो डीएमके के हैं, ठीक है? और डीएमके की पॉलिटिक्स हमको पता है, वो राज्यसभा के एमपी भी हैं और किस तरीके से सनातन के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। तो मुझे तो कुछ भी इसमें ना शॉकिंग नहीं लगा जब मैंने वो पढ़ा कि इन्होंने रिजर्वेशन देने के लिए भगवान राम यार जिसके मंदिर के लिए आंदोलन किया हो, ठीक है, उसको बता रहे हो जातिवादी हत्यारा। मतलब ये शब्द यूज किए गए हैं शंभू को मारा तो जातिवादी हत्यारा। वो मतलब एफिडेविट यार लगाया हुआ है अपने एफिडेविट में वो रिपोर्ट। और फिर कह रहे हो यार वो 1980 की थी, फिर कह रहे हो कि हमने नहीं लगाई, फिर कह रहे हो कांग्रेस ने लगाई है। ठीक है, तो इतने तो आपकी बातों में ही मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहते हो आप। उसके बाद मतलब इतनी एग्रेसिव, उसके बाद जो इन्होंने सर्वे कराया था ओबीसी रिजर्वेशन, उसमें तो आप कह रहे हो लाडली बहना योजना में भी रिजर्वेशन देना चाहिए ओबीसी को। वो तो कांग्रेस ने नहीं कराई थी, वो तो आपने कराई थी। उसमें तो आप 35% रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हो उस सर्वे में। वो सर्वे रिपोर्ट भी आपने लगा दी। तो आपका तो आगे का मोटिव ही 35% रिजर्वेशन करने का ओबीसी का। हम्म। यही चीज बिहार में बोला हम 65% रिजर्वेशन करेंगे। बिहार में भी तो ये बोला है कि ईडब्ल्यूएस के अलावा टोटल 65-75 हो जाएगा, एमपी से भी ज्यादा हो जाएगा अगर एनडीए जीती। ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा आरजेडी भी बोल रही है, लेकिन हमको तो उम्मीद उससे होगी ना जिसको हम वोट देते लेकिन हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, ये लोग बात करते हैं जितनी आबादी उतना हक, ठीक है, रिजर्वेशन का यही उनका मोटो है कि भाई ये तो जितने देखो सबसे पॉपुलेशन है उतना है। सबसे बड़ा ट्रैश, मैं इसी इसी स्टेटमेंट को मानता हूँ कि जितनी आबादी उतना हक। ये मतलब क्या लॉजिक है यार कि तुम बच्चे ज्यादा पैदा करोगे तो तुम्हें सारा हक मिल जाएगा? मतलब तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं तो इस हिसाब से तुम सारा हक ले जाओगे? मुस्लिम्स तो पता नहीं 10-10 12 बच्चे करते हैं। भाई किसी का बच्चा एक ही है लेकिन वो ज्यादा टैलेंटेड है, समझ गए? वो देश के ज्यादा काम आ सकता है, उसको नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे 10 बच्चे हैं, 10 के 10 पंचर बना रहे हैं, लेकिन तुमको दिया जाएगा। इस चीज का मैंने बताया आपको कि एमपी में जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये लोग, बिहार में भी इनका वही मोटिव है कि 75% रिजर्वेशन हो जाए। ठीक है, कास्ट 2026 में हमारे सामने सामने ही आ गया 1 साल बाद कि अब कास्ट सेंसस होगा, उसमें एग्जैक्ट ये लोग आबादी बताएंगे कि आपकी इतनी। फिर जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन 2027 में, आपको टाइमलाइन बता दे रहा हूँ कब क्या होगा। 2027 से 2029 के बीच में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होगी सिर्फ। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से ये लोग कुछ गणित बनाएंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। प्राइवेट में तो भाई जो पैसा देगा उसका एडमिशन हो ही जा रहा है, तो तुम रिजर्वेशन क्यों चाहिए? ये पढ़ाई में रिजर्वेशन नहीं मांग रहे प्राइवेट में, आप इस भ्रम में मत रहिए, इनको जॉब में चाहिए। ये चाहते हैं जॉब में रिजर्वेशन मिल जाए इनको। इनको सही है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐसी उठा के ले जाए। नहीं, इसमें मेरा एक और ये कहना था कि कास्ट सेंसस पे ये है कि देखो, जैसे अभी यहाँ पे पटेल है फॉर एन एग्जांपल गुजरात में, वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो पटेल यूपी में है वो ओबीसी में आते हैं, यूपी बिहार में। और कुछ ब्राह्मण्स तो ओबीसी में आते हैं, आई थिंक वहाँ पे हिमाचल में भी, या फिर हम्म। एससी एसटी में आते हैं ब्राह्मण्स कुछ। वो बहुत कम और आते हैं। ब्राह्मण्स में भी एक नहीं, सब कास्ट मैं होती वही, है। अगर सब कास्ट कास्ट होती है, सेंसस छोटा हुआ। सेक्शन होता है, 1% भी नहीं हम्म। बनाता होगा, वो आता है। वो मैंने मुझे पता है कहाँ कहाँ की बात है। राजस्थान में भी एक आध वो जी। सब कास्ट, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं आ सकता। आप ये मत बोलियो कि हाँ हाँ सारे हाँ 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 ब्राह्मण हाँ। आते हैं ओबीसी में। नहीं नहीं, ब्राह्मण की कुछ एक सब कुछ। कास्ट होगी वो आती है। तो ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं है, वो वहां पर रह रहे हैं। तो होता है ना जैसे जम्मू कश्मीर में पहले हम्म। ब्राह्मणों को भी एसटी कोटा मिला हुआ था जो वहाँ के मूल निवासी थे।
अच्छा, ठीक है, अच्छा। पूर्णमासी की बात आ गई अब। नहीं, तो वहाँ नहीं भी वो एसटी बिल्कुल सही कोटा है। को लोगों को मिला हुआ था। बिल्कुल बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो मैं एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी मेरी। कौन से पटेल, जैसे अब पटेल गुजरात में उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता लेकिन यूपी बिहार में मिलता है, तो ये हाँ। कंफ्यूजन है। और ऐसे हम्म। काफी जगह है और काफी जैसे कास्ट मीणाओं में को है। राजस्थान में मीणाओं को एसटी का रिजर्वेशन मिलता है, बॉर्डर पार वो ओबीसी हो जाते हैं, और दोनों में शादी विवाह हो रहा है। कैसे हो सकता है? बोलो। एक आदिवासी है, दूसरा एग्री। ओबीसी। तो अगर कास्ट सेंसस होता है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि फिर ये पूरा एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कौन सी कास्ट कहाँ पे क्या है। तो ये कंफ्यूजन है ये भी दूर हो सकता है, और हो सकता है नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन जो ये बता रहे हैं उसमें चेंजेस हो, और आगे हमारे कुछ बेनिफिट निकले कास्ट इसमें। सेंसस की बात हो रही है तो फिर सब जातियां अपने हक की बात करने लग जाएंगी ना। फिर आप हिंदू समाज की बात, हक की बात कैसे करेंगे? हम्म। आपको, सरकार को सब पता है कि किसकी कितनी जातियां, वो पहले से ही पता है। लेकिन उसका आप ना एक मोटिव बना के चल रहे हो कि हमको कास्ट सेंसस करके आगे ये अचीव करना है। समझ गए? आपने 3,500 जातियां ओबीसी में डाल दी हैं। हम्म। जनरल कैटेगरी में गिनती की 5 जाति हैं। आप कह रहे हो 5 जाति की जनसंख्या कम है, 3,500 की ज्यादा। अबे भाई 3,500 की होगी ज्यादा। तुम एक एक मिलाओ ना। तुम कहते हो ब्राह्मण, 3% है, जो कि सबसे बेकार फर्जी डेटा है। यूपी में 17-20% के आसपास है। तुम मुझे एक जाति बता दो यार, ओबीसी में, एससी एसटी में जिनकी इतनी पॉपुलेशन है। तुम क्या करते हो, कलेक्टिव अपनी लेके आते हो। एससी में कई सारी हैं, एसटी में 700 जातियां हैं। तुम कलेक्टिव लेके आते हो और कहते हो चलो हम 5 जातियों से कंपेयर करें। कहाँ से कंपैरिजन हो रहा है भाई 5 जातियों से तुम्हारा? जब तक ओबीसी नहीं बना था तुम लोग भी तो जनरल कैटेगरी में ही थे। बिल्कुल। तुम जी। 3,500 जाति लेके आते हो और फिर कहते हो कि हम लोग जो है हमारी आबादी ज्यादा है, 50% बनाते हैं हम। उसमें भी मुस्लिम्स की 91% जातियां ओबीसीज में आती हैं। ये तो तुम वो बताते है। ही नहीं हो। हाँ हाँ, नहीं वो भी है। अब बोलते हैं मुस्लिम्स के भाई हमारे में कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारे में इक्वालिटी है, लेकिन रिजर्वेशन ले रहे हैं ओबीसी का। तो फिर ये रिजर्वेशन कैसे वो भी दे हुआ? रहे हैं, रिजर्वेशन सरकार दे रही है। भाई रिजर्वेशन सरकार कल को मेरे को वो तो देगी तो मैं मंडल भी तो। कमीशन के बाद, मंडल कमीशन के बाद आया था 1990s में। उसके बाद आप में लेकिन ये। बिहार में लोग कह रहे हैं ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। बिहार में 51% मुस्लिम्स की जातियां ओबीसी में आ रही हैं। आपको रिजर्वेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। आप मुसलमानों पे कौन सा अत्याचार हुआ है ये बता दो। आप मुसलमान, जितनी भी जातियां मुसलमानों की, उनको बाहर करो। एग्री, वो ये नहीं देख रहे, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, कि ये नहीं देख रहे कि भाई हमारे में कास्ट आप ऐड करते जाओगे तो हमारा इंटरनल कंपटीशन बढ़ेगा। ओबीसी में इतनी जाति ऐड करोगे तो ओबीसी का कंपटीशन बढ़ेगा, तो वो लोग ये नहीं देख रहे कि हमारा कंपटीशन कम हो, हम इसमें अगेंस्ट करें कि भाई आप अननेसेसरी मत डालो। अगर हुआ है अत्याचार, सो कॉल्ड अत्याचार अगर हुआ है तो आप डालो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आप कुछ नहीं हुआ है फिर भी डाले जा रहे हो वोट बैंक के लिए, तो आपका इंटरनल कंपटीशन बढ़ रहा है, बट उसमें नहीं बोलना है, बट रिजर्वेशन बढ़ाना है। तो ये एक पॉलिटिक्स है। बट इसमें मैं फिर से अपने ये ब्राह्मण के टॉपिक पे आऊंगा कि ब्राह्मण फिर देखो उसको क्या ये जो बोलते हैं कि प्रिविलेज है उसके पास, तो मुझे थोड़ा बताएंगे। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ बट अपर कास्ट में आता हूँ। ये ब्राह्मण के पास क्या प्रिविलेज है? कौन सा प्रिविलेज है आपके पास? आप ब्राह्मण हो तो आपके पास क्या प्रिविलेज है, थोड़ा बताइएगा ना। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि अगर मेरा सरनेम कहीं पे दिख जाएगा किसी को, तो वो अपने मन में एक वो बना लेगा कि इसके दादा परदादाओं ने इनके साथ उत्पीड़न किया है। तो उसके पास एक राइट आ जाता है मुझे, मतलब किसी भी तरीके से प्रताड़ित करने का, मजाक बनाने का। समझिए, ये प्रिविलेज है मेरे पास। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मेरे को 50% सीटों से बाहर कर दिया गया है, और ये प्रिविलेज दिया गया है कि उस 50% में सारे 100% फाइट करेंगे। ये नहीं कि वो 50% मेरा है, उस पे एससी एसटी भी फाइट कर रहा हूँ, ओबीसी भी फाइट कर रहा हूँ, मैं भी फाइट कर रहा हूँ। मेरे पास ये प्रिविलेज है। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मेरे को अपनी स्कूल की फीस खुद भरनी है। अगर मैं भी गरीब हूं तो मेरे को सरकार स्कॉलरशिप नहीं देगी। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं भारत की रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर मैं उस सीट पे पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वहां चुनाव नहीं लड़ सकता। और सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा। हम हर जगह जाते हैं कि भारत जो है मतलब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, पता नहीं क्या क्या ये लोग वर्ड निकाल के लाए हैं, अच्छे अच्छे से बनवा लेते हैं पीआर कंपनी से।
और बाहर जाके कि हम लोग, अरे भाई तुम ये तो बताओ कि मैं अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ और मेरा मन है चुनाव लड़ने का, क्योंकि बाबा साहब का संविधान मुझे जो है ये राइट देता है, ठीक है, कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं रिजर्व सीट पे नहीं लड़ सकता। ये प्रिविलेज है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण घर पे पैदा हो गया, ब्राह्मण मेरे माँ बाप हैं, और मेरे पीछे एक सरनेम लगा हुआ है, और बस उसकी सजा है, वो प्रिविलेज है आपका, घूमो आप। सही है। तो ये अभी जो रिजर्वेशन है और इस हिसाब से बढ़ते जा रहा है और इतनी जो बातें हो रही है, तो एक कॉमन ब्राह्मण फैमिली है सपोज, तो उसमें उनका क्या इम्पैक्ट, उनको कैसा फील होता है? बिकॉज सी वो तो डेली देखते हैं और वो उनके बच्चे होते हैं और हर कोई सोचता है कि भाई मेरे फैमिली सेटल हो, तो उनको क्या फील होता है? क्या वो एक तरीके से फाइट बैक, क्योंकि दिखता नहीं है या फिर कोई उनकी न्यूज उठाता नहीं है ना, मीडिया वाले दिखाते हैं ना, कोई बॉलीवुड वाला ऐसा हो कि कोई मूवी बनाए ये लोअर कास्ट और इस पे तो बहुत मूवी बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पे भी कोई मूवी बनाए, इनकी बात कोई रख नहीं रहा है। तो वो क्या सोचता है कि मीन्स क्या वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, डिप्रेशन में हो गया है, क्या सोच रहा है आज का ब्राह्मण यूथ, अगर मैं यूथ देखूं तो ब्राह्मण का? अगर आपको ये पता करना है कि आज का, मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं करूंगा, आज का पूरा सवर्ण हम्म। समाज क्या सोच रहा है, तो आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए उसका फ्रस्ट्रेशन जो है। क्योंकि हमारे ऊपर वाली पीढ़ी रही, जो हमारे पापा दादा, ये लोग कमाने और स्ट्रगल में लगे रहे, लेकिन हमको ये, हाँ, ये प्रिविलेज मेरे पापा ने मेरे को दिया है, या मेरे माता पिता ने मेरे को दिया है, कि मेरे को उस, अभी दौड़ में हम लोग नहीं है कि हम लोग किसी तरह एक छत का जुगाड़ कर पाए, ठीक है, कमाई का कर ले कि हमारे पास दो रोटी आ जाए, ठीक है, उन्होंने हमें इतना बढ़ा दिया कि हाँ ठीक है, सब कुछ घर बार हमको मिला है, ठीक है, उनकी से। लेकिन जब हम ये सब देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि मेरे स्कूल में यार एक लड़का था, मेरा दोस्त था, जिसकी मुझे जाति ही नहीं पता थी 12वीं तक मुझे उसकी कैटेगरी से मतलब नहीं था, लेकिन एकदम से देखा कि मेरे को चाहिए 90, उसको चाहिए 60। एक साथ पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े, एक ही बुक में पढ़े, एक ही डेस्क पे बैठे, एक साथ खाना खाए हैं, ठीक है, लेकिन हमें वहां पर बांट दिया गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन रिजर्वेशन का, ये फ्रस्ट्रेशन, मतलब हर जगह आपको मीडिया में गलत दिखाया जा रहा है, हर जगह आपको गालियां दी जा रही है, पोंगा पंडित, मतलब कितने स्लर होता है ना, मतलब सबसे गिरी हुई गालियां यूज की जाती हैं, पोंगा पंडित, चून चून मांगते फिरते हो, मतलब यार आप दलित को बोल के देख लीजिए आपके साथ क्या हाल होगा, देख लीजिए आप। बोलना, मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, किसी जाति को नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने इतनी हेट्रेड फैला रखी है सोशल मीडिया पे, तो वो जो ना देखता आ रहा है पिछले 7 8 9 10 11 11 साल से देखता तो आ रहा है, 11 साल से देखता आ रहा है, 11 साल से देख रहा है कि भाई कितनी सोशल मीडिया पे हेट्रेड फैल गई है, तो वो अपना ब्लास्ट हो रही है, वो फूट रही है। आप देखेंगे ट्रेंड चलता है महीने में 4 दिन, तो मतलब ये कास्ट सेंसस आते आते मुझे लगता है ये एक रेवोल्यूशन में बदलेगा, ठीक है, कोई कहीं से खड़ा होगा, और मुझे तो लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो है ना, वो ब्राइट है सवर्णों के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा ये हमको पुश करेंगे वॉल की तरफ अपनी पॉलिसीज से, उतना ना हमारा समाज जागेगा। अब पहले की अपेक्षा आप देखते हो कि सोशल मीडिया में बहुत बात होती है, पहले एक नैरेटिव चलता था इन लोगों का, दिलीप मंडल जब इनके सरगना हुआ करते थे तो काफी हावी थे। अब आप देखेंगे वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि अपनी साइड से बहुत लोग हैं जो फैक्ट चेक कर देते हैं तुरंत, जो तुरंत बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी ग्राफिक्स बनाते हैं, अच्छी वीडियो वीडियो डालते हैं। बंदा मतलब अपना समय उस पर लगाता है ताकि हमारा नैरेटिव ऊपर रहे, है ना। आपको ऐसे सोशल मीडिया वो हैंडल जो पहले एक पार्टी की भक्ति करते थे, बड़े बड़े राइट विंग हैंडल, उनको भी समझ में आ गया कि अब समाज की बात करनी है। आपने एमपी में देखा होगा, जो एमपी वाला इशू आया था ओबीसी रिजर्वेशन का, कैसे राइट विंग पूरा जो ना पहली बार बोलने लगा, हमारे इश्यूज पे बोलने लगा, ठीक है। तो वो एक मेरे को पॉजिटिव चीज लगती है। मुझे नहीं लगता कि यूथ जो है डिप्रेस होता है ये एक शुरुआत है, जो रेवोल्यूशन हमने ना देखा नेपाल में, ये उसकी एक शुरुआत है। मैं ये नहीं कहता हम, और हमारे समाज का अच्छी बात ये है नहीं। ना कि हम डैमेज नहीं करना चाहते। आप ये देखेंगे, हम्म। हम लोग धर्म को डैमेज नहीं करना चाहते, ये सबसे अच्छी बात है। हम लोग देश को डैमेज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे धर्म से ही हमारा देश है ना। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है अपने समाज की, हम लोग थ्रेट नहीं करते। हम लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भगवान को बुरा भला नहीं कहेंगे कि आपने हमें इस परिस्थिति में पहुंचा दिया। ये ना ब्लेस्ड है, हम लोग इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है कि हम अपनी कंट्री के लिए बहुत आगे रहते हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं
तोड़-फोड़ करते हैं। हमें अपनी राइट्स के लिए, हमारे राइट्स का आना नहीं हो रहा है जब से हम पैदा हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम दे ही रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव वे में जो है ना क्रिटिसिज्म करते हैं, गाली-गलौच नहीं करते, ठीक है? हम लोगों को पता है लॉ हमारे खिलाफ है, ये भी चीज़ है। देश का संविधान एक तरफ कहता है सब इक्वल है, वही संविधान लॉ के मामले में 80% जनता को एक कटघरे में खड़ा करके रखता है कि आप पे अगर ये लगेगा तो मान लिया जाएगा कि आपने किया है। हम्म। तो ये देश का हाल है हमारा, और यूथ मेरे को लगता है कि अब धीरे-धीरे सजग हो रहा है और जाग रहा है। नहीं, वो बात सही है आपकी, जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है और जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंचती थी, तो गवर्नमेंट भी नहीं करती थी। अब गवर्नमेंट को बात करे, और ऐसा नहीं जो पहले लोग बोल ऐसा रहे था, हैं कि भाई हाथरस इंसिडेंट से पहले हमने तो 1 साल पहले ही, 1.5 साल उससे भी पहले बोलना स्टार्ट कर दिया था। पहले ऐसा था, पहले ऐसी हेडलाइन आपको सुनने को नहीं मिलती थी कि दलित ने रेप कर दिया ब्राह्मण बेटी का। ये हम थे पहली बार जिन्होंने ये लिखना शुरू किया। पहले क्राइम था अपने आप में कि आप हेडलाइन में आपने कभी नहीं एग्जैक्टली। देखा होगा दलित आरोपी, देखा था आप लोगों ने? कभी नहीं देखा होगा। ये पहली बार हम ही लोग थे, जब हम लोग डीयू में पढ़ते थे जर्नलिज्म में, तो हमारा ही बैच था, उसमें भी मैं ही था, ठीक है? मेरे साथ 2-4 साथी थे जिन्होंने ये फैसला किया नहीं यार हम लोग अब इस नैरेटिव को, क्योंकि हम देख रहे थे गलत हो रहा है ना? और उस वक्त एक क्राइम था पूरा, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई लिख भी सकता है। तो लेकिन अब ये कॉमन हो गया है, तो धीरे धीरे हम लोगों को ये सारी चीजें कॉमन करनी है, जो सच सही है उनको रखना है। मैं कह रहा हूँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, कई लोग, मैं नाम लेना चाहूंगा, पंकज दबरैया, सवर्ण आर्मी के हमारे सर्वेश पांडे, इन लोगों को ना हम लोगों को आगे लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। और इसमें ये जरूरी भी है, और एक सैड पार्ट भी है कि हमारे यहाँ पे क्राइम को भी एज ए क्राइम नहीं, कास्ट एज ए देखा जा रहा है। तो एक सैड पार्ट है। बट अब ठीक है, देखा जा रहा है तो अब आंसर उसका करना पड़ेगा। और लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये बीजेपी बैशिंग है, तो ये कोई बीजेपी बैशिंग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की बैशिंग है कि आप लोग ने एक को इग्नोर किया है। अगर मैं कांग्रेस की भी बात करूं तो वहां पे भी सेम सिचुएशन है, बट वी आर द वोटर्स ऑफ बीजेपी, तो हम बीजेपी से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई अब आपको हमने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, हमने आपको एक हिंदुत्व के लिए, हिंदूज के लिए एक, भाई ये है कि भाई हमारा जो सनातन धर्म है उसका भी एक वैल्यू बढ़े, जो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं था, वो एक था। और मेन तो डेवलपमेंट के लिए भाई हमको जॉब चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन अब वो राजनीति चेंज हो रही है, तो उसमें हम लोग को बोलना जरूरी है, ऐसा हमको लग रहा है, इसीलिए उनका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम उनके वोटर्स है। अगर हम उनके वोटर्स, अगर उनके वोटर ही उनको नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो इसलिए ये चल रहा है, और ये जरूरी भी है डिस्कशन अब होना। मेरे हिसाब से तो यार हम लोगों को इतना, अब मेरे हिसाब से हम लोगों को इतना अपने आप को ना समझाने की भी, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हम भाजपा के वोटर हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। अरे भाई अब हमें राइट चाहिए, बहुत हो गया। चाहे हम कांग्रेस के वोटर हो, चाहे किसी भी पार्टी के वोटर हो, हमको चाहिए। हमें ये गलत दिखेगा तो हम बोलेंगे, ठीक है? हमें गलत दिखेगा कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है। हमारे भगवान जी को गाली देते हैं लोग, बुद्धिस्ट, न्यो बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट तो अच्छे होते हैं, न्यो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट जो नहीं नए देते बने हैं। हैं, हाँ। है ना? न्यो बुद्धिस्ट जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, हाँ जो अम्बेडकर हाँ को हाँ। पढ़ लिए हैं, वो सब गाली देते हैं। सबको पता है ये, मेरे को मोदी जी को ही पता होगा ये बात यार, ये मतलब छुपी थोड़ी ना है कि ये लोग हेट करते हैं। आप उनको प्रमोट कर रहे हो। फूले, अम्बेडकर, पेरियार, यही चल रहा है देश में 20 साल से। अरे भाई देश में कोई और महान आदमी अरे नहीं था क्या? ऐसी ऐसी भगवान लग श्री राम जाएगा। के नाम पे वोट मांगते हो यहाँ पर, बाहर जाके मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। अरे भाई गांव में चले जाओ, 80% लोग जानते नहीं है बुद्ध कौन है। उनको ये अरे नहीं पता जन्म कहाँ हुआ है, मैं बता सकता हूँ। उनको ये नहीं पता होगा जन्म कब हुआ है, कब उनसे जुड़े फेस्टिवल्स है। ये आपने और ये जो लेफ्ट लेफ्ट विंग और लिबरल है, इन लोगों ने थोपा है हमारे ऊपर। हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, ठीक है? हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे पास है हमारे थे। और जो बोलते ना कि ये 10वें अवतार विष्णु के, वो बुद्ध अलग थे भाई, ये बुद्ध अलग हैं। आप उनको मत बताओ ये अवतार नहीं है उनके, वो बुद्ध दूसरे हैं, ये बुद्ध दूसरे हैं। तो हम पे थोपो मत भाई ये बुद्ध। हिंदू समाज नहीं नहीं ले सकता भाई, नहीं ले सकता है सब चीजें। नहीं, सही है आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आपका भी एक का कहना सही है कि भाई हमको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम ना सोचें और डेवलपमेंट की तरफ जाएं, लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा। तो यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो थैंक यू शुभम जी, आपका शो पे आने के लिए। वैसे बात तो बहुत करनी थी, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा अभाव है।
तो हम फिर से जुड़ेंगे इस पे, और फिर से और डिटेल में हम बात करेंगे, और हो सकता है जो हमारा SC/ST एक्ट का जो एक टॉपिक है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जल्दी। तो आप जब भी जी, अवेलेबल हो तो तब बिहार हम की एक आपने डिस्कस पहले करेंगे चीज़ उस कवर पे। कर ली, तो बिहार से भी मैं हम्म। जुड़ूँगा आपके साथ, एक पॉडकास्ट करूँगा, वहाँ सारी स्थिति है, उस पे हम चर्चा करेंगे इलेक्शन से पहले, है ना? एक चर्चा करेंगे नो कि इशू। वो भी मैं उस पर्सपेक्टिव में ही करना चाहता हूँ। मेरे को ये इससे मतलब नहीं है कि बिहार में कौन जीतेगा। मैं उसी को करना चाहता हूँ कि यार बिहार में जो जो सवर्ण कम्युनिटी है, वो क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या है मतलब उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है इलेक्शन में। नहीं, इस पे एक और चीज है कि जो जितनी आबादी उतने हक की बात कर रहे हैं, तो 14% अराउंड यादव है बिहार में, और आरजेडी और अपोजिशन वालों ने 36% यादव को और ओबीसी को, वी कैन से यादव को, ओबीसी भी नहीं, यादव को सीट दी है। तो अगर आपको जिसको ये लड़ना है ना, जितनी आबादी उतना हक, तो यहाँ पे भी आके बोलो थोड़ा कि भाई वो क्यों दी इतनी सीट, वो ओबीसी है, एक ही कम्युनिटी को इतनी सीट दे रखी है इन्होंने। जी। तो ये सब चीजें सोचने वाली बातें हैं। तो होपफुली लोग सोचना स्टार्ट करें अभी, और जस्ट ये ऐसे ही ना जाए। सो थैंक यू शुभम जी आने के लिए जी, शो पे, धन्यवाद। और हम जरूर धन्यवाद। बिहार इलेक्शन पे डिस्कस करेंगे। आप जो भी अवेलेबल हो आप मुझे बताइएगा। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, और मैं शुभम जी से फिर से बात करूंगा और हम एक और डिस्कशन करेंगे इस पे। सो थैंक यू शुभम जी, थैंक यू, जय हिंद, जय जी, जी, भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।